जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू QIP 973। QIP 973 में आपका स्वागत है। तो चलिए हम इंग्लिश के सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमसे यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है। तो वर्ड है आपका इमर्ज। इमर्ज के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इमर्ज का एक अर्थ होता है डिप, डूब जाना। एक होता है किसी चीज में शामिल हो जाना, जिसे आप इन्वॉल्व भी कह सकते हो। बिजी होना भी इमर्ज का एक सिनोनिम हो सकता है। तो इमर्ज का अर्थ होता है डूब जाना, शामिल होना या फिर बिजी होना, अति व्यस्त होना। तो इससे आप समझ सकते हो कि इमर्ज मतलब तो सामने आना, कम आउट, कम आउट। डिस्टेंट मतलब होता है फार, दूरी। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। अनकवर का अर्थ होता है डिस्कवर। तो इन्वॉल्व भी ऑफ कोर्स इसका आपका सिनोनिम होना चाहिए। तो इमर्ज का सिनोनिम होना चाहिए आपका इन्वॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग बोलना है जो है। लैब्राडोर्स आर जेंटल, डोसिल डॉग्स। अब यहीं पर प्रॉब्लम है। वर्ड होता है डोसाइल। डोसाइल का अर्थ होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट। डोसाइल मतलब आज्ञाकारी। तो लैब्राडोर जो एक डॉग की प्रजाति है, लैब्राडोर एक कुत्ते की प्रजाति है जो बहुत ही जेंटल, हम्बल होते हैं और बहुत ही आज्ञाकारी डॉग होते हैं। इसलिए लैब्राडोर पालना बहुत ही सेफ ऑप्शन माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे तो डोसाइल का ही स्पेलिंग गलत था उस सेंटेंस में, यहाँ पे तो उसी को हमें ठीक करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। मतलब इसमें आपसे एरर करेक्शन पूछ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। इसे आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो टेंस में रूल कहता है कि सामान्यतः यदि वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से है तो आगे भी पास्ट में रहेगा, या फिर पास्ट परफेक्ट में पढ़ाया गया होगा आपको। when two actions happen in past one after other, first action must be in past perfect tense and second action must be in past indefinite tense। अर्थात जब पास्ट में दो कार्य एक के बाद एक हुए थे तब पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट में लिखें और दूसरे कार्य को पास्ट इन डेफिनेट में लिखें। तो देखो फर्स्ट एक्शन तो आपको पास्ट परफेक्ट में दिख ही रहा है, सेकेंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहां पे गो का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए था वेंट। और वैसे भी आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूं जो आपके बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। रूल कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो बिफोर के बाद हमें चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो गो को हटा कर आप वेंट कर देना। तो इसका अर्थ आया था रायगंज जाने से पहले मैं सिलीगुड़ी गया था। रायगंज जाने से पहले मैं सिलीगुड़ी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जंबल सेंटेंस आ गया, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन मतलब ए सेंटेंस, इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग इट। अब इट की बात हो रही है। इट क्या होता है? प्रोनाउन, और ये आना चाहिए किसी नाउन के लिए। तो पहले हम नाउन की बात करेंगे, फिर जाके उसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो ए से तो चांसेस नहीं बैठ रहे हैं कि आप बना सको, तो ए ऑप्शन तो हटा दो, मतलब डी ऑप्शन हट गया। द फिल्म प्रूव्ड इमेंसली पॉपुलर। द फिल्म, कौन सी फिल्म भाई? पहले फिल्म के नाम, पहले हमें फिल्म का नाम लिखना होगा, तब जाके हम उसके लिए द फिल्म का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए बी से भी शुरुआत होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो ये भी हटा दो। अब आ गया दोनों ही ऑप्शन में सी है। तो देखो सी ऑप्शन कह रहा है टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज्ड इन 1997। टाइटैनिक एक अमेरिकन रोमांटिक फिल्म थी, एडवेंचर से भरपूर, जो रिलीज हुआ था 1997 में।
तो ऑफ कोर्स इसी टाइटैनिक फिल्म के बारे में पूरे पैसेज में बात हो रही है। तो ये तो आपका पहला होगा निसंदेह। तो सी से शुरू करो। अब देखो वो फिल्म जो रिलीज हुई थी 97 में, उसका केंद्र में क्या था, थीम क्या था, एक जो आरएमएस टाइटैनिक जहाज था उसका डूबना। टाइटैनिक जो मूवी बनी थी, रिलीज हुई थी, उसका थीम, सेंट्रल पॉइंट क्या था, एक जहाज आरएमएस टाइटैनिक था, उसका डूबना। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। तो सी ए। अब देखो डी में, मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरी, फिल्म की जो अधिकतर स्टोरी है उसे फ्लैशबैक मतलब पीछे के हिसाब से दिखाया गया था, और जो टाइटैनिक का जो 1912 में जो हुआ था उसके बारे में, मतलब 97 में रिलीज हुआ, लेकिन उसमें दिखाया गया है पीछे की बात, हिस्ट्री की बात, जो 1912 में क्या क्या चीजें हुई थी। और उसके बाद देखिए बी में, फिल्म जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और उसने ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, और उसके रिकॉर्ड जो थे लगभग 10 साल बाद तक, उसके रिलीज होने के 10 साल बाद तक उसके पास रिकॉर्ड था कि वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। तो ऑफ कोर्स सी ए डी बी का प्रयोग करेंगे अरेंजमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है भाई। ब्रायन रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के समय ब्रायन जो एक लड़का था वो शांत रहा था। दो राहुल वॉज अनअवेयर दैट, यद्यपि राहुल को इस बात का पता नहीं था कि ही हैड एन एस अप हिज सीट द इंटायर टाइम। देखो एक इडियम होती है, एस अप वंस, एस अप वंस स्लीव। इसका मतलब होता है किसी के पास जो गुप्त जानकारी हो, सीक्रेट नॉलेज हो, गुप्त जानकारी या गुप्त जो है ज्ञान हो। लेकिन उसे पता, राहुल को यह पता नहीं था, राहुल को इस बात का पता नहीं था कि ब्रायन जो चुपचाप बैठा था उसको बहुत सारे सीक्रेट नॉलेज है, मतलब वो बहुत कुछ जान के भी चुपचाप बैठा हुआ है। तो ऐसा फिर स्लीव होना चाहिए। वंस की जगह पे आप कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव लिख सकते हो जिसकी जरूरत होगी, हिज, हर, आवर, योर, देयर, इट्स, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीजेंट्स वर्कड द होल डे इन द फील्ड्स एंड स्टॉप्ड वर्किंग इन द इवनिंग। अच्छा, ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसका ईडियम बताना है हमें। पीजेंट्स मतलब होते हैं फार्मर्स, किसान। तो किसानों ने दिन भर काम किया था खेत में और शाम के समय अपने कार्य को रोक दिया था। तो कार्य को रोकने के लिए हमें चाहिए एक वर्ड। तो कार्य को रोकने के लिए एक ईडियम आती है, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब होता है कार्य को रोकना। इसमें और तो कोई बैठ नहीं रहा है। एक और ईडियम दिख रहा है, गिव इट अ व्हर्ल। एक ईडियम होता है जिसका अर्थ होता है प्रयास करना, ट्राई करना। तो कार्य को रोकने के लिए हम एक ईडियम का यूज करते हैं, कॉल इट अ डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 फिर से जंबल आ गया भाई। ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स, मेनी एम्प्लॉइज आर अनेबल टू एंजॉय अ प्रॉपर वर्क लाइफ। पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये अभी क्लियर नहीं है, तो हम इसे बाद में देखते हैं। दूसरा, स्ट्रेस कुड इमानेट आउट ऑफ वेरियस सिचुएशन। बहुत सारे परिस्थितियों में स्ट्रेस जो दबाव है वो बाहर आ सकती है, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, हेल्थ, रिलेशनशिप, सपोर्ट नहीं होने से, घर में कंपटीशन बहुत ज्यादा होने से, ये सब के कारण से स्ट्रेस, दबाव आ सकती है। फिर देखते हैं, इन टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड, आज का जो बहुत ही तेज दुनिया जो है, मेनी यंग प्रोफेशनल, जो यंग नौजवान जो प्रोफेशनल्स है, पेशेवर लोग जो हैं, वो बहुत ही ज्यादा उन पे संभावना है कि उनको स्ट्रेस होगा। वनरेबल मतलब होता है जो रिस्क होता है जिनको, तो उनको स्ट्रेस, दबाव होने का उन पे रिस्क होता है। तो ऑफकोर्स आज के समय में हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो सी से तो आपको शुरू करना ही चाहिए भाई। देखो बच्चों, सी सिर्फ और सिर्फ आपके डी ऑप्शन में है। अब देखो सी के बाद देख लो क्या है, बी ऑप्शन। आजकल के नौजवान प्रोफेशनल में स्ट्रेस के होने का बहुत ज्यादा खतरा है। और स्ट्रेस कैसे होता है? स्ट्रेस हो सकता है बहुत तरह के सिचुएशन में, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल अगर खराब है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं,
रिलेशनशिप इशू है। रिलेशनशिप मतलब क्या, फादर मदर से रिलेशन की बात हो सकता है वाइफ से रिलेशन में कुछ गड़बड़ी हो, गर्लफ्रेंड से दिक्कत आ जाए, बॉयफ्रेंड से। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस ही तो बहुत होता है। जो आज मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, तो ये क्या है, ये अननेसेसरी के स्ट्रेस है जिससे कि आप प्रभावित हो सकते हैं। लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम एट होम, घर में अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, इससे भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। कंपिटिटिव फोकस, कंपटीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ सकती है। तो सी के बाद तो बी बैठ ही रहा है, तो देखो सी के बाद बी है और फिर एडी कर दो। ए में लिखा है टाइट डेडलाइन फॉर डिलीवरी, इंक्रीज फोकस और परफॉर्मेंस। डेडलाइन रहती है कि इस समय तक ही काम कर लेना है। परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि परफॉर्मेंस को अच्छा करना है। ये सब जो है, इसी कारणों से बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं वो अपने कार्य वाले जीवन को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बहुत ही बर्डन उन्हें भार लगता है। और फिर डी, और इसके साथ इस समस्या को और बढ़ा देता है वर्तमान की आर्थिक स्थिति, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का रिवेन्यू जो है प्रॉफिट असर करता है। अगर प्रॉफिट घटेगा कंपनी का तो वो अपने कर्मचारियों पे दबाव डालेंगे, तो इससे कर्मचारियों पे स्ट्रेस आएगा। तो ऑफ कोर्स इतने सारे ऑप्शंस आपको डी की तरफ इशारा करते हैं। आइए नेक्स्ट 83, आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क एवरीवन इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड बाय जैक टुडे। देखो यहां से सेंटेंस शुरू है, इसे हमें पैसिव में, एक्टिव में बनाना है। विल बी, यदि, इफ मतलब यदि जैक के द्वारा आज मिठाई को डिलीवर किया जाएगा। तो ये दिख रहा है आपको पॉजिटिव, बट ये है इंट्रोगेटिव सेंस में, तो इसीलिए एक्टिव वॉइस चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका तो एक्टिव वॉइस में अगर इंट्रोगेटिव की बात करो तो या तो विल आएगा या तो शैल आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी हो क्वेश्चन मार्क। तो देखो विल जैक डिलीवर द स्वीट्स टुडे, सिंपल सा है, विल जैक डिलीवर द स्वीट्स टुडे। आइए नेक्स्ट 84, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मतलब हमें जो अंडरलाइन किया है उसका सिनोनिम बताना है। फ्रॉम द आउटसेट ऑफ द पेंडेमिक द यूनाइटेड नेशन सिस्टम मोबिलाइज्ड अर्ली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। It laid on the global health response, provided life-saving humanitarian assistance to the most vulnerable. अभी हमने किसी पैसेज में बात की थी, vulnerable होता है जिसपे खतरा हो, vulnerable मतलब prone। vulnerable का सिनोनिम में आप रिस्क लिख सकते हो, आप चाहो तो prone लिख सकते हो, PRONE। तो इसी का सिनोनिम बताना है भाई, ये रहा at risk। arrogant मतलब तो जिद्दी होते हैं, घमंडी, HAUGSTY हॉटी। अडेप्टेबल मतलब जो एडजस्ट कर लेते हैं, आसानी से ढाल लेते हैं अपने आप को। तो वनरेबल का सिनोनिम तो बच्चों खतरा होता है, डर होता है। चलिए नेक्स्ट 85, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का करेक्ट यूज आपसे पूछ रहा है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल पहले हमें यह पता होना चाहिए कि होता क्या है भाई, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल दो ही होते हैं बच्चों, या तो ए या फिर एन। तो इस सेंटेंस से पूछ रहा है कि इनमें से किसी एक में ए एन का प्रयोग सही किया गया, उस सेंटेंस को खोजिए। तो चलो देखते हैं पहला, आई हैव नेवर सीन एन यूएफओ। यूएफओ तो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम एन नहीं लिखते बच्चों, ए, क्योंकि आप जानते हैं ए का प्रयोग हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लिखते हैं और वोवेल साउंड के पहले एन लिखते हैं। अब क्वेश्चन यह हो जाता है कि सर कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। कॉन्सोनेंट साउंड आपको हिंदी में बता देता हूं, अ से लेकर, सॉरी वोवेल साउंड, अ से लेकर अ तक के बीच में जो भी उच्चारण आएगी उसे हम कहते हैं वोवेल साउंड, जैसे अ आ ए जो भी था। और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, यूरल अवर से लेकर, जो मतलब कौखा गघ से लेकर, जैसे सेकंड, कौखा गघ से लेकर यूरल अवर जो आप पढ़ते हो उसके बीच में कोई भी साउंड आए तो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखो यूएफओ, यू से उच्चारण है, तो यू से उच्चारण तो इसमें आ रहा है भाई, तो ए आना चाहिए, तो यहां पे तो ए होना चाहिए। इंग्लिश मूवी, तो इंग्लिश
ये तो वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे ए नहीं एन होना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ इन एन इंग्लिश मूवी, आई हैव नेवर सीन एन यूएफओ इन, देखो यहाँ पे एक फिर से गलत है, तो सी छोड़कर बच्चों सारे ऑप्शंस गलत है। यूएफओ मतलब वही जो एलियन के जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, हवाई जहाज जो एलियन के कहे जाते हैं, अनआइडेंटिफाइड कुछ जो होते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हमसे, अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, एक व्यक्ति जो किसी की हत्या करता है राजनीतिक कारणों से। तो मॉन्स्टर मतलब तो दानव होता है भाई, जिसे आप जाइंट कहते हो, बहुत बड़ा। क्रिमिनल मतलब तो अपराधी, तो ये तो हुआ नहीं। हैंगमैन मतलब तो जल्लाद होते हैं, हिंदी लिख देता हूं आप लोग को याद रहे। जो किसी खूनी उनी को जो फांसी दी जाती है, तो जो व्यक्ति फांसी देता है उसी को हम कहते हैं हैंगमैन, जो आपको हैंग करेगा, हैंग टिल डेथ। असैसिन का ये अर्थ होता है वह व्यक्ति जो राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या करे, उसी को हम कहते हैं असैसिन। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 87, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग सेम बताओ। बाय किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे थॉट दे वुड गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना, तो देखो होमिसाइड तो टू किल अ पर्सन, एक व्यक्ति को मारेंगे तो होमिसाइड कहलाएगा, जबकि यहां पे बहुत सारे लोगों को मारने की बात है, तो होमिसाइड हटा दो। सुसाइड मतलब तो आत्महत्या, फेटिसाइड मतलब किल, टू किल फेटस, जब हम भ्रूण हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या को कहते हैं फेटिसाइड, और एक से बहुत सारे लोगों को मारने को हम इंग्लिश में कहते हैं जेनोसाइड। आइए नेक्स्ट 88, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चलो देखते हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर फॉट हार्ड अगेंस्ट डैश प्रैक्टिसेस विच अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने बहुत सारे मतलब जो बुराई जो थी, कुप्रथाएं थी, कुप्रथाएं उनके खिलाफ लड़ाई की थी, जो भारतीय समाज को उनके समय में प्रभावित करती थी। तो अब देखो, ऑल इविल नहीं होगा। क्या ईश्वर चंद विद्यासागर जी जो समाज सुधारक थे, क्या उन्होंने अपने समय के सभी बुराइयों से लड़ा था? नहीं, सामान्यतः उन्होंने सती प्रथा और एक दो बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो सभी इविल मतलब बुराइयां, कुप्रथाएं, तो सभी से उन्होंने लड़ाई नहीं ली थी, सभी के खिलाफ कुछ एक जो थी, जैसे सती प्रथा और शिक्षा से लेकर था, उसके लिए उन्होंने लड़ाई की थी। तो ये होगा नहीं। मोस्ट का प्रयोग तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तो मोस्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द लिखते हैं, तो वो भी मतलब नहीं है वहां कुछ। मोर का नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव डिग्री है और आगे देन चाहिए होगा, तो ये भी नहीं है। तो मेनी इविल, क्योंकि मेनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल चाहिए होगा, प्लूरल नाउन। और देखो प्रैक्टिसेस बच्चों यहाँ पे प्लूरल नाउन है, कुप्रथाएं। तो ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने बहुत कठोर लड़ाई लड़ी थी बहुत सारी कुप्रथाओं के खिलाफ, जिसने समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। तो आंसर ए हो गया आपका। नेक्स्ट 89, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम पूछा है भाई, इट वॉज इविडेंट। इविडेंट का अर्थ होता है स्पष्ट, क्लियर। तो इट वॉज इविडेंट फ्रॉम हिज जेस्चर दैट ही वॉज फीलिंग गिल्टी। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि उसे अपराध बोध हो रहा था। गिल्टी मतलब अपराधी, अपराध महसूस करना। तो हिडन मतलब तो छुपा हुआ, प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज्यादा, एबंडेंट ये होगा नहीं, करेक्ट होगा नहीं। विजिबल तो सिनोनिम हो गया, तो स्पष्ट का छुपा हुआ होगा ना एंटोनिम। इविडेंट मतलब स्पष्ट, हिडन मतलब छुपा हुआ, तो स्पष्ट का एंटोनिम छुपा हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट 90, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेंटेंस में जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसे ठीक करना है। इंडिया नीड्स टू डू बेटर ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स। भारत को अधिकारों और आजादी के लेकर ठीक करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। वेलफेयर एंड जस्टिस, भलाई और कानून के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक ही चल रहा है। एंड इन बिल्डिंग अ मोर इगलिटेरियन, यही गलती है। देखो वर्ड होता है
इगलिटेरियन। इगलिटेरियन का अर्थ होता है वह समाज जहां पे कोई वर्ग ना हो, वर्ग विहीन समाज को कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो क्लासलेस रूरल सोसाइटी। वह समाज जिसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, हिंदू मुस्लिम ये सब का कोई भेदभाव ना हो, जिसमें कोई जात पात ना हो, उसे हम कहते हैं इगलिटेरियन। तो यही स्पेलिंग गलत था तो यह सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नर्वस। अब देखो नर्वस के दो अर्थ हो सकते, एक तो होता है नर्वस का सिनोनिम अफ्रेड, डरा हुआ, और एक अर्थ होता है बेचैन, रेस्टलेस। तो नर्वस के दोनों होते हैं, अफ्रेड भी सिनोनिम होता है और रेस्टलेस भी होता है। तो हेजिटेंट मतलब तो हिचकिचाना है, नर्वस और हिचकिचाना तो सिनोनिम हो गया। शेकी मतलब शेकिंग, जो डर से कांपते हैं, ये भी नहीं, ये तो सिनोनिम है। अब देखो कैजुअल का भी मतलब होता है मतलब कंफर्टेबल, मतलब आसान, इजी गोइंग। कैजुअल का सिनोनिम लिख देता हूं, इजी गोइंग। अब देखो बहुत ही नजदीकी है कि नर्वस का एंटोनिम क्या बताएं। तो नर्वस का एंटोनिम सही दोनों है, नो डाउट एट ऑल। अगर आप डिक्शनरी को अच्छे से खंगालोगे तो नर्वस का एंटोनिम करेजियस भी हो सकता है और कैजुअल भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं एक दो दिन पहले इस पे मैंने डिटेल में सर्च किया, डिटेल में एनालिसिस किया, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जितने भी डिक्शनरी है, 30-40 डिक्शनरी तो मैं बता सकता हूं जो मैंने 2 दिन के अंदर खोजा है, बेहतर तो आपका यही है करेजियस। अगर करेजियस ना रहे, इसलिए कहता हूं कि करेजियस यहां पे बेहतर ऑप्शन है। अगर ऑप्शंस में करेजियस ना रहे तो नो डाउट आप कैजुअल पे जा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट ने अभी 1-2 दिन पहले पूछा, इससे मुझे भी लगा कि कैजुअल बेहतर है। लेकिन जब मैंने डिक्शनरी, बहुत सारे डिक्शनरी, पूरा गूगल को सर्च मार डाला मैंने, तो वहां पे अंत में जाके यही निष्कर्ष निकला कि नर्वस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है पहला अफ्रेड और दूसरा होता है बेचैन होना। तो अफ्रेड जब पहला है तो अफ्रेड मतलब डरा हुआ, तो करेजियस मतलब साहस के साथ जो है। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना, नर्वस का एंटोनिम करेजियस और कैजुअल दोनों होगा। बेहतर करेजियस है, करेजियस ना रहे तो कैजुअल पे आप टिक मार सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मेटिकुलस का एंटोनिम, मेटिकुलस मतलब होता है सावधान, केयरफुल। मेटिकुलस मतलब होता है सावधान। तो हीडफुल मतलब भी केयरफुल होता है भाई, ये तो सिनोनिम है, केयरफुल तो सिनोनिम हो गया। अनटीडी मतलब डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर, ये भी नहीं हुआ। तो सावधान का तो लापरवाह होगा ना, तो केयरफुल का एंटोनिम केयरलेस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ब्लैंक फिल करना है। द यंग वन ऑफ अ लायन इज कॉल्ड अ, मतलब शेर के जो नवजात बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहां पे हमसे जानवरों के नवजात बच्चों की बात कर रहा है। तो देखो कोल्ट क्या होता है, घोड़े के जो नवजात बच्चे होते हैं, घोड़े के नवजात बच्चे को कहते हैं कोल्ट। चिक, मुर्गियों के जो नवजात बच्चे होते हैं, मुर्गियों के जो नवजात बच्चे होते हैं उसे कहते हो आप चिक। काफ, गाय का जो, गाय भैंस के जो नवजात बच्चे होते हैं उसे आप कहते हो काफ। और शेर के नवजात बच्चों को, शेर का नवजात बच्चे हो, भालू का हो, इन सबों के नवजात, वुल्फ, भालू के लिए भी होता है और भेड़िया के लिए भी होता है, बियर भी लिख सकते हो। तो शेर, भालू या भेड़िए के नवजात बच्चों को हम कब कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, हॉर्स के नवजात बच्चों को कॉल्ट, मुर्गियों के नवजात बच्चे को चिकन, मतलब चिक, चिकन का बच्चे को चिक, गाय और भैंस के नवजात बच्चों को काफ, शेर, भालू या फिर जो भेड़िए होते हैं उनके नवजात बच्चों को कब कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट 94। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव, मतलब पैसिव है, हमें एक्टिव बनाना है।
हैज द कस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाय हर। तो देखो बच्चों, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिख रहा है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये पैसिव है, हमें एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव वॉइस तो ये होगा, इंट्रोगेटिव है तो हैज या हैव होगा, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव में होगा और इसका पैसिव जो लिखा है हैज या हैव में से कोई एक आएगा ही, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा ही, फिर नॉट रहना ही है, बस पैसिव में बीन जुड़ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो भी हो। तो देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है, हमें एक्टिव चाहिए अब। तो हैज द कस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाय हर, तो सब्जेक्ट तो ये दिख रही है भाई, तो शी से शुरू करो। हैज शी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड, देखो यहां पर नॉट गायब है, शी के लिए हैव होगा नहीं, प्रेजेंट में डज होता है, तो मैं प्रेजेंट, तो हैज शी नॉट कुक्ड, डी आंसर सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 95 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम पूछा है, हिंडर मतलब होता है बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा या फिर रुकावट के लिए भी होता है स्टॉप। तो इसका एंटोनिम बोला है। मॉनिटर मतलब तो कोई भी चीज का चेक करना, परीक्षण करना। डोमेस्टिकेट मतलब टेम, किसी भी जानवर को जब हम पालतू बना लेते हैं तो उसे कहते हैं डोमेस्टिकेट। ये भी नहीं। फोर्स मतलब तो ताकत होता है, तो बाधा डालने का अपोजिट क्या होगा? एड मतलब मदद करना। कोई बाधा डाले तो उसका अपोजिट क्या होगा? मदद करना। तो एड मतलब होता है हेल्प, मदद करना। तो एंटोनिम यही होगा भाई। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं क्लोज टेस्ट पे। फाउंटेन्स आर यूज टुडे टू डेकोरेट। फाउंटेन्स मतलब पानी के जो फव्वारा होते हैं, तो फाउंटेन्स आर यूज टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर्स। फव्वारों का प्रयोग आजकल किया जाता है सिटी में, शहर में जो पार्क या स्क्वायर, चौड़ा चौड़ा चार रास्ते होते हैं, उनको सजाने के लिए। टू ऑनर इंडिविजुअल्स, या किसी व्यक्ति के सम्मान में या किसी घटना के सम्मान में। फॉर रिक्रिएशन, आराम के समय के कार्यों के लिए और मनोरंजन के लिए। और तो हमें यहां क्या चाहिए बच्चों? और आराम के समय के लिए और मनोरंजन के लिए आजकल जो फव्वारों का यूज किया जाता है। तो पहला में चाहिए हमें और। 96 में और लिखो भाई। और को क्या कहते हैं? बिकॉज मतलब चूंकि, नॉर मतलब ना, यत मतलब फिर भी, एंड मतलब और। तो हमें तो सी पे ही जाना होगा भाई। चले नेक्स्ट। और एंटरटेनमेंट के लिए स्प्लैश पैड और स्प्रे। स्प्लैश मतलब जो पानी ऊपर की तरफ फैलता है, और स्प्रे पूल, छिटका वाला जो पूल होते हैं। अलाउ सिटी रेसिडेंट, वो शहर के निवासियों को अलाउ, मतलब सिटी के, मतलब शहर के जो निवासी है उन्हें अनुमति देता है कि वहां प्रवेश करे, भीग जाए और गर्मियों में अपने आप को ठंडक पहुंचाए। द म्यूजिकल फाउंटेन डैश मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, कलर्ड लाइट्स एंड रिकॉर्डेड म्यूजिक। तो ये जो म्यूजिकल फाउंटेन है ना, वो जोड़ता है। म्यूजिकल फाउंटेन जोड़ता है। तो यहां क्या चाहिए भाई? जोड़ता है। तो ये जो म्यूजिकल फाउंटेन है वो जोड़ता है किस किस को भाई? मूविंग जेट्स ऑफ वाटर को जोड़ता है, कलर्ड लाइट्स को जोड़ता है, और रिकॉर्डेड म्यूजिक को एक साथ जोड़ देता है। तभी तो वो जब फव्वारा निकलते हैं लाइटिंग के साथ और म्यूजिक के साथ, तो बहुत ही इंटरटेनमेंट होता है। तो सेकेंड में हमें जोड़ने वाला चाहिए भाई। तो देखो, जोड़ने के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। तो म्यूजिकल फाउंटेन सिंगुलर नाउन है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। कंबाइन सिंगुलर वर्ब है और कंबाइन प्लूरल वर्ब है। कंबाइन तो पास्ट में हो जाएगा और ये तो पैसिव में होगा, कोई लॉजिक तो नहीं है, तो इसलिए कंबाइंस होगा। नेक्स्ट। अच्छा, यहां तो आगे आ गया, पीछे है ना। चलिए, कंट्रोल बाय कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित की जाती है ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए। फाउंटेन्स कैन डैश ऑल्सो बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड।
जो फाउंटेन्स होते हैं ना वो खुद से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड भी कर सकते हैं। तो फाउंटेन जो है खुद से, तो हमें क्या चाहिए बच्चों यहां पे, खुद से। खुद से को कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो हमारे पास है फाउंटेन्स जो कि प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के लिए देखो, ये तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। देमसेल्व्स एक से अधिक के लिए है, क्योंकि इटसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ सिंगुलर के लिए होता है। लेकिन हम बात वहां किसकी कर रहे हैं, फाउंटेन्स की, एक से अधिक फव्वारे। तो एक से अधिक के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, प्लेड डैश ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ देयर वाटर, मोर और देयर वाटर जेट्स। अब देखो भाई, प्लेड, अब इस क्वेश्चन में बहुत ही कंट्रोवर्सी है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ऑप्शंस में ये दोनों दिखे हुए हैं, बाय और विथ। फ्रेज होता है विथ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बाधा से। लेकिन ब्लैंक के देखो, यहां पे देखिए ब्लैंक के पहले प्लेड है और ब्लैंक के बाद यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अब देखो बच्चों, यहां पे जो ब्लैंक है विथ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन के पहले विथ आती है, लेकिन प्लेड के बाद बाई आती है। तो उस लॉजिक से अगर देख रहे हैं तो बाई भी सही है और विथ भी सही है। तो ग्रामेटिकली अगर देखो, मुझे अगर चुनना पड़े तो मैं तो विथ छोड़ूंगा। लेकिन मैं जितने भी किताब को, जितने भी जगह को मैंने आंसर को चेक किया, तो वहां कह रहे हैं कि विथ का ही प्रयोग करिए, वो बेहतर इंग्लिश होगी। और एग्जाम में भी मैंने टेक्स्ट बुक पे भी देखा बाई था। तो इसलिए हमें यहाँ पे जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लेड का प्रयोग तो हम पैसिव में करते ही हैं और पैसिव वॉइस में हम बाई का प्रयोग लास्ट में कर सकते हैं। तो प्लेड बाई, प्ले किया जाता है बाधा के द्वारा या बाधा के साथ, सही तो दोनों है। लेकिन आप इसे पहला मान लो और ये दूसरा मान लो, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के पहले विथ चलती है, लेकिन प्लेड के बाद यहाँ पे बाई आएगी। प्लेड के साथ विथ होगी, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ खेलने के लिए। तो प्लेड विथ कोई व्यक्ति तो हो नहीं, वहां पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसी कारण से आप बाई का प्रयोग बेहतर मान के आंसर भी दीजिए। तो चलिए, प्लेड बाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ देयर वाटर जेट्स, ड्रिंकिंग फाउंटेन प्रोवाइड। तो जो ड्रिंकिंग फाउंटेन्स होते हैं, वो फाउंटेन जिससे पानी पी जा सके, वो क्या उपलब्ध कराते हैं भाई, वह हमें पानी, पीने का पानी, पीने का पानी। क्योंकि ड्रिंकिंग फाउंटेन से तो पीने का पानी आएगा ना भाई। तो पीने का पानी को क्या कहेंगे, ये रहा। पैसा आएगा नहीं भाई, सुर अच्छा आएगा नहीं, सकारात्मक विचार आएंगे नहीं, पानी। क्योंकि ड्रिंकिंग फाउंटेन से तो ड्रिंकिंग वाटर ही आएगी ना भाई। ड्रिंकिंग फाउंटेन से ड्रिंकिंग वाटर का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा आपका QIP 973। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो इसी तरह से आप रेगुलर जुड़े रहें QIP के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड नाइट।